प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी किस रिगार्डिंग, वो समझाती हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहली बात कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस किया था, और एक्चुअली अगर देखा जाए तो पिछली क्लास जो है वो किस चीज के ऊपर था कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में, आपको पता है ना, अर्थ के 3 लेयर्स हैं। बेसिक अर्थ के क्या हैं? 3 लेयर्स है, दैट इज कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, ठीक है। तो ये जो 3 लेयर्स है अर्थ के, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, ठीक है। तो हमेशा बात किसकी करी जाती है? क्रस्ट लेयर की बात की जाती है, ठीक है। सबसे जो इंटरनल लेयर है कोर, उसके बारे में तो बात हम करते नहीं, बट उसका जिक्र भी फिजिक्स में आता है जब आप फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं। मेंटल और क्रस्ट है। तो सबसे आउटर लेयर जो है वो क्रस्ट है। तो आपको मैंने ये सिखाया था कि अर्थ के क्रस्ट में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनका जो परसेंटेज है, और ह्यूमन बॉडी में जो परसेंटेज है वो कैसे डिफर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई थी, लेकिन अब आज की क्लास में जो मुझे आपको सिखाना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का। किस चीज का? हमारे नेचर में जो बायोमोलिक्यूल्स का पूरा क्या है, बेस है, उसको समझने के लिए इसको भी समझना जरूरी है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है, पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत एक्सप्लेनेशन दी थी किस रिगार्डिंग, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, है ना। तो सबसे पहले है ये यहाँ पे क्या, सोडियम एंड पोटेशियम। आपको यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले सोडियम है एंड देन क्या है, पोटेशियम है, ठीक है। एक मैंने रफ आपको डायग्राम दिखाया था, और एक छोटी सी बात फिर से रिपीट करूंगी मैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारे नर्वस सिस्टम में क्या खासियत है कि हमारे नर्वस सिस्टम में सोडियम और पोटेशियम आयंस का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इन सोडियम और पोटेशियम आयंस के बिना आप सोच ही नहीं सकते कि आपका नर्वस सिस्टम काम कर सकता है। इम्पॉसिबल है, दैट्स इम्पॉसिबल। ये जब भी काम करेगा तो कब काम करेगा? जब आप इसको ऑप्टिमम अमाउंट में सोडियम और पोटेशियम आयंस दीजिएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों में से किसी चीज की कमी कर दे तो क्या होगा, ठीक है, दोनों में से किसी भी एक चीज की अगर आप कमी कर देंगे तो क्या होगा? आपका नर्वस सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देगा, रेगुलेशन नहीं होगा। हाँ। और आपका सब कुछ होगा जैसे, ठीक उसी तरीके से होगा जैसे आप अपने मकान में, आप एक काम करें, पूरी वायरिंग करा लिया आपने, वायर लगवा लिया, टीवी लगवा लिया, एसी लगवा लिया, फ्रिज लगवा लिया, सब लगा लिया, लेकिन आप उस कंडीशन को सोचिए कि आपने सब कुछ तो लगवा लिया, बट आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, तो क्या फायदा? बताइए, कोई फायदा है क्या? कोई बेनिफिट है क्या? फिर नहीं मैम। कोई बेनिफिट जीरो है, फिर सबका सब क्या है, वहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में, या फिर इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? सोडियम पोटेशियम का है। मतलब इनके बिना आप भूल जाइए कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो किसी भी कीमत पे काम करने वाला है, कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बात समझाई थी कि अगर आप सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो ये जितना जरूरी, इनका ऑप्टिमम अमाउंट जरूरी है। ऑप्टिमम मतलब समझते हैं? ऑप्टिमम का मतलब हो गया एक स्पेसिफिक अमाउंट, ना तो उससे ज्यादा आप रख सकते हैं उसको, ना उसको कम रख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशंस में आपको क्या करना है, ऑप्टिमम का मतलब ये कि उसका कोई अपर विंडो भी होगा और उसका कोई लोअर विंडो भी होगा, ठीक है। तो इतना लेक्चर मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज सोडियम एंड पोटेशियम आयंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में आखिर ये सोडियम और पोटेशियम आयंस की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम आयंस हैं, अगर सोडियम पोटेशियम आयन कहीं पे लिखा हुआ है तो आप एक चीज और नोटिस करेंगे, एक चीज आप और ध्यान देंगे, और एक मैं आज की क्लास में एक मैं आपको ट्रिक भी सिखाती हूँ। अगर कहीं पे एटीपी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एटीपी लिखा हुआ है। तो एटीपी लिखा जाने का ये मतलब है कि वहां पे एक्टिव प्रोसेस हो रहा है। एक्टिव प्रोसेस होने का मतलब है कि उस प्रोसेस को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखते हैं उसके लिए, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन
मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस and regulation of human's nervous system. नर्वस सिस्टम मतलब इसके बिना भूल ही जाइए, स्टोरी ओवर है बिल्कुल। इसके बिना आप सोच ही नहीं सकते कि आपका नर्वस सिस्टम काम कर सकता है। एक साल नीट में भी मैम पूछा गया सिर्फ क्वेश्चन। ह्यूमंस में नहीं मैम, न कि मैम क्या नहीं, सभी मैमल्स हर में। जगह ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बट अभी जो बेसिक अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हम लोग ह्यूमन का देख रहे हैं तो हमने लिख दिया। देखिए एक बात बताइए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। अगर एक नॉर्मल सा, अगर एक छोटा सा मॉस्किटो भी आके आपकी बॉडी पे बैठे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आप उसको मारने की कोशिश करते हैं तो फटाफट वहां से उड़ जाता है। नोटिस करा है आपने? ऐसा हाँ तो नहीं मैम। कि बैठा रहता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे, जो नर्वस सिस्टम है प्रेजेंट सब में है, बट आपकी किताब में खासियत क्या है, शुरू से लेके एंड तक कंप्लीटली जो हमने यहाँ पे पढ़ाई करी है, वो किस चीज की पढ़ाई की है? सिर्फ ह्यूमन के बारे में, ठीक है। लाइट चली गई, अभी आ जाएगी 1 मिनट में, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। थोड़ा थोड़ा आपको ये स्क्रीन और बाकी सारी चीजें आपको दिख ही रही हैं। तो जो नर्वस सिस्टम है प्रेजेंट सब में है, सब में अवेलेबल है, सारा काम सब में होता है। बट इस पूरे बुक में अगर आप चैप्टर 1 का भी इंट्रोडक्टरी पेज देखेंगे ध्यान से, वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है आपके पास। क्या वर्ड लिखा हुआ है? एंथ्रोपोसेंट्रिक। आप अपनी एनसीईआरटी के बुक के फर्स्ट पेज पे जाइए। अगर जिस जिस बच्चे को मिल जाए बता देंगे मुझे मैम मिल गया है। गए? चलेगा फर्स्ट पेज पे? यस मैम। उसमें देखिए, ढूंढिए। चलिए आपको एक मैंने छोटा सा होमवर्क दिया, उसमें ढूंढिए एंथ्रोपोसेंट्रिक लिखा हुआ है एक जगह। मैम एक बार वर्ड रिपीट कर दीजिए। मैं अभी लिख के बताती हूँ। देखिए आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है ना, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे एंथ्रोपोसेंट्रिक, ठीक है। देखिए आपको एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा, ANTHROPOCENTRIC। आप ढूंढिए एंथ्रोपोसेंट्रिक। मैम चैप्टर के फर्स्ट पेज में। यस, चैप्टर की भी पहले जो इंट्रोडक्टरी पेज, जो बुक का इंट्रोडक्टरी पेज है, उसकी बात मैं कर रही हूँ। मैम मिला ये नहीं वाला मिला? वर्ड खोजना पड़ेगा बुक में। मैं ही शो कर देती हूँ आपको। आपको एक वर्ड है जो आपको मिलेगा, ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। वो थोड़ा मिड से थोड़ा सा नीचे ये एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ड जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस एंथ्रोपोसेंट्रिक का क्या मतलब है कि कोई भी चीज आप पढ़ा, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन होता है। एंथ्रो वर्ड जो है ना, एंथ्रोपो वर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ऑब्वियस है कि जब हम एंथ्रोपोसेंट्रिक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एंथ्रोपोसेंट्रिक की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो पूरा आपका स्टडी है, पूरी आपकी पढ़ाई है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? ह्यूमन बींग्स के, चाहे वो वेलफेयर हो, चाहे वो उसको कोरिलेट करता हो, चाहे उससे रिलेटेड हो। तो तभी आपने देखा होगा चैप्टर 16 to 22 पूरा टर्न करके देखिएगा आराम से, तो आपको पता चलेगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सब के सब ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन के टाइप से आपको जो चैप्टर 7 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स का बताया गया, फ्रॉग है, कॉकरोच है, अर्थवर्म है, बट बहुत सारा पोर्शन उसमें जो है वो रिड्यूस्ड है सिलेबस, ठीक है। तो तभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जब भी एग्जाम्पल होता सब में है। अब क्योंकि आपके, अब मैं आपसे फिर वापस पूछूंगी, फिर आपका वही जवाब आएगा कि मैम ये चैप्टर हमारा रिड्यूस था सिलेबस में। तो अगर एनिमल क्लासिफिकेशन की पढ़ाई आपने करी होती तो आपको पता चलता
कि सबके पास से सब में अलग अलग तरह से नर्वस सिस्टम अपना अलग अलग काम करता है। जैसे अगर हम नॉर्मल अर्थवर्म की बात करते हैं तो उसके पास क्या होता है, गैंग्लिया होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, एक एंथ्रोपोसेंट्रिक है, सिर्फ इसका हम लोग लिख देते हैं। तो चलिए, एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है इन एक्टिविटी और डिस्क्रिप्शन which is correlated with humans, which is correlated with humans। तो आपका पूरा जो बायो बुक है वो क्या है, यहाँ पे वो बेसिकली ह्यूमन के ऊपर ही फोकस्ड है। हम हर उस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं जो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। चलिए, हो गया ये। आगे बढ़ती मैं, नोट की तरह ही था ये एक्चुअली, कोई वैसा नहीं है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो ये दिखा सारे बच्चों को कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारे लिए, हम लोगों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम जहां भी देखेंगे यही दो दिखेगा। एक आपको कैल्शियम आयन लिखा हुआ दिखेगा, तो वो क्यों लिखा है, किस वजह से लिखा जा रहा है, उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है मैं आपको बताऊंगी डिटेल में जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, इतना लेक्चर देने के बाद मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को याद हो गया होगा कि जो बेसिक कंपोनेंट है जो लिविंग टिश्यू में, इवन कि हमारी बॉडी में भी, ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा गया ह्यूमन बॉडी, ये सारे लिविंग टिश्यूज में जो है वो सब में पाया जाता है। मैम वो एक आप स्ट्रक्चर क्या है मैम? एने से एने बनता है और उससे 3 एन। मतलब, अच्छा मैम ये पहली बोल बार रहे हैं, आगे जाके पढ़ाऊंगी मैं आपको। ये जो लिखा हुआ है 2 और 3 बोल रहे हैं, ये है, हाँ ये आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयंस हैं। ठीक है, तो इसका अगर इधर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसके बदले में 2 पोटेशियम आयंस जो है वो इधर जाएंगे, वो मैं बताऊंगी उस चैप्टर में जब आएंगे तब। ठीक है, वही ओके मैम। पूरा गेम ही पढ़ना आपको उसमें। हाँ, अब क्या है, कैल्शियम आयंस जो है इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है पता है आपको। ठीक है, मैग्नीशियम आयंस है, इनका भी लिविंग टिश्यूज में, लिविंग सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है। कहाँ लिविंग सिस्टम में, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में अगर आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखते हैं, किसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जब कभी भी आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो आपको एक स्पेशल बात उसमें समझ आती है। क्या, क्लोरोफिल आप बना ही नहीं सकते बिना मैग्नीशियम के। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको चाय बनानी है, आपके पास मिल्क नहीं है, शुगर नहीं है, चाय की पत्ती नहीं है, तो कैसे बनाइएगा। मैंने चाय की पत्ती गायब कर दी। कई बार बच्चे बोलते मैम रेड टी बना लेंगे, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया आपको। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से जब हम क्लोरोफिल को देखते हैं, क्लोरोफिल के बिना तो प्लांट्स को आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको जब कभी भी प्लांट को इमेजिन करना है तो कैसे कीजिएगा, क्लोरोफिल तो होगा ही होगा वहां पे। फोटोसिंथेसिस किससे कराएंगे, क्लोरोफिल से कराएंगे। तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को आप जब कभी भी देखेंगे, जहां भी देखेंगे, तो आपको एक बात समझ आएगी, मैग्नीशियम जो उसमें बैठा ही बैठा है। ऐसा नहीं कि मैं आपको हेरस करने के लिए स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये एक स्ट्रक्चर है जो ये शो करता है कि हाँ इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम जो है प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, नहीं आया वापस ट्राई करता हूँ, देख लेंगे तो एक बार आपके ब्रेन में क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा हमेशा के लिए। चलिए, स्ट्रक्चर आया है बट उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, किसके सेंटर में मैग्नीशियम बैठा हुआ है। चलिए, थोड़ा ब्लर है बट सबको मैग्नीशियम दिख रहा है, यहाँ पे बीच में मैग्नीशियम दिख रहा है सबको, हाँ मैम। हाँ मैम। नजर आ रहा है। बस जिंदगी भर के लिए इतना ही याद रखिए कि मैग्नीशियम इज द बेसिक, मेजर एंड मेन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो मैग्नीशियम आयन हम लोग लिविंग टिश्यूज में उन आयंस का रोल पढ़ रहे हैं जिनका लिविंग टिश्यूज में, लिविंग वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ आपको साफ साफ से कौन सी बात दिख रही है कि जो ये मैग्नीशियम है, ये क्या है, ये बेसिक कंपोनेंट है किसका,
क्लोरोफिल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्लोरोफिल स्ट्रक्चर आप बना ही नहीं सकते, कैसे बना लीजिएगा? बीच से मैं यहाँ मैग्नीशियम ही गायब कर दूं, देन हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू विल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल स्ट्रक्चर आपको याद करने को मैं नहीं बोल रही, ठीक है। बस एक लाइन लिखूंगी इसके ऊपर, क्योंकि हमने सोडियम पोटेशियम का लिख लिया है, तो इसका भी एक ही लाइन लिखेंगे, एक से ज्यादा तो मैं लिखवाऊंगी भी नहीं, ठीक है। आगे बहुत सारी चीजें करनी है हम लोगों को। चलिए, मैम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कार्बन के चेन जैसा बना होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, ये पूरा क्लोरोफिल का है, जो आपको दिख रहा है ना कंप्लीट, पूरा जो होल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, सब का सब किसका है? ये क्लोरोफिल ही है, इतना बड़ा क्लोरोफिल है ये, ठीक है। हाँ दिख मैम, रहा है वही ना कह ये? रहे हैं कि मैम हाँ सभी कार्बन के चेन से बना हुआ है। हाँ, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? बेसिक जो है यहाँ पे मेजर मैग्नीशियम। कौन है? मैग्नीशियम है, ठीक है। यही बात तो मैं बोल रही हूँ, मैग्नीशियम इज द मेजर component of is the major component of structure of chlorophyll। याद रहेगा आज के बाद से हमेशा। तो क्लोरोफिल का मेजर जो बेसिक यहाँ पे कंपोनेंट है वो कौन है? मैग्नीशियम आयन है, हमेशा याद रखिएगा। क्या चाहिए आपको बनाने के लिए? तो सबसे पहले आपको मैग्नीशियम रखना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते, ठीक है। ये हो गया आपके पास। देन और जब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, कहाँ बढ़ते हैं? लिविंग सिस्टम के अंदर। तो आपको मैग्नीशियम के सिवाय, ये तो हर बच्चे को पता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सर्वाइवल और मेंटेनेंस ऑफ द होल इकोसिस्टम। आप जहाँ जिस इकोसिस्टम में सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको सबको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, ठीक है। तो H2O तो होगा ही होगा। और अदर कंपाउंड्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आपके पास क्या है? यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, ठीक है। ये याद रखेंगे। तो ये आपका क्या है? मतलब इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कहाँ प्रेजेंट है? लिविंग टिश्यूज में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? लिविंग टिश्यूज में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं जब आपको प्रीवियस क्लास में बता रही थी, आप प्रीवियस क्लास में जो बच्चे नहीं थे उनको मैं वापस से रिपीट करती हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमारे पूरे लिविंग सिस्टम के अंदर जो मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं, क्योंकि चैप्टर ही हम कौन सा पढ़ रहे हैं? बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेजर का मतलब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है? 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स है। हाँ, क्वेश्चन आंसर में दिया था, नोट्स में नहीं था, ये मुझे याद आया कि मैंने नोट्स में नहीं कराया, तो मैंने यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन के तौर पे इसको लिख दिया था। ये देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, मेंशन मेजर बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम। आपको लिविंग सिस्टम के अंदर जो मेजर बायोमोलिक्यूल्स थे उनके बारे में आपको मतलब नाम लिखना था। तो यहाँ पे सीरीज में मैंने आपको सिखाया था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें आपने सीखी थी। तो अब एक्चुअली ये चैप्टर है क्या? जैसा कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो एक्चुअली ये चैप्टर क्या है? आपको इन चारों के बारे में कंप्लीट और डिटेल स्टडी कर लेनी है। और जैसे ही आप इसके बारे में कंप्लीट और डिटेल स्टडी करेंगे, वैसे क्या होगा? आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो ओवर हो जाएगा। लास्ट में हम लोग थोड़ा सा एंजाइमेटिक एक्टिविटी या फिर कौन सी चीजें एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है। तो आगे जब हम इसमें बढ़ेंगे और हम किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। हाँ, ये चीज अलग है कि मैं आपको जैसे करा रही हूँ और बुक में आपको आगे पीछे मिलेगा, वो कोई पोर्शन पहले कराया हुआ है, कोई पोर्शन बाद में कराया हुआ है। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जितना आपके बुक में उससे ज्यादा ही बताती जा रही हूँ आपको, ठीक है। इसलिए आपको पैनिक होने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मुझे क्या करना है? इस चैप्टर को आसान बनाना है आपके लिए। तो बचपन से जो आप जानते हैं, सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, जो आपको पता है, तो आप क्या पढ़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?
कार्बोहाइड्रेट सुनते आए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ही बात करते हैं। सेकेंड थिंग, मैंने लिखा जरूर है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, बट एक्चुअल में फैक्ट क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो एक्चुअल में ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीसैकेराइड्स हैं। ये क्या है, इसके विद इन ब्रैकेट में मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, क्योंकि पॉलीसैकेराइड लिख के ही मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉली। अब एक चीज देखिए, सैकेराइड में शुगर होता है, SACCHARIDES, सैकेराइड मीन्स शुगर होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पॉली लगा हुआ है इसके पहले। पॉली बोलने का ये मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे, जब हम मोनोमर्स को ऐड करेंगे तब जाके कार्बोहाइड्रेट जो है वो फॉर्म होगा, तभी हमने यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स की बात है, ठीक है। तो अभी हम लोग यही स्टार्ट करने जा रहे हैं, छोटा सा है, तुरंत हो जाएगा। मतलब प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स में तो मैं पूरे साल बोल सकती हूँ। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या है, हमारा जो लिविंग सिस्टम है वो दो ही न्यूक्लिक एसिड कैरी कर सकता है, एक डीएनए, एक आरएनए है। तो इन्हीं दोनों के बारे में हमें बेसिक स्टडी करनी है, तो ये थोड़ा डिटेल में जाता है, ठीक है। बट थोड़ा आसान बनाते हुए हम लोग पहले कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है, पहले ही बोल दिया मैंने। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए मेरे से। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बोलिए। नहीं मैम, कोई कुछ डाउट बोलना है नहीं। किसी को? नो मैम। चलिए, मुझे लगा कोई बोल रहा है कुछ। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, पहली बात तो मैंने यहाँ पे पॉली लगाया। क्या लगाया मैंने यहाँ पे? पॉली लगाया, ठीक है। आप बोलेंगे ठीक है, ये तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे पॉली लगा हुआ है। दूसरी बात ये है इस पॉलीसैकेराइड में की, दूसरी मतलब जो खासियत है इसमें पॉलीसैकेराइड्स में, आप जो बचपन से अभी तक पढ़ते आए हैं, आपने कार्बोहाइड्रेट 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 सुना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ाई कर रहे थे तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक कंपोनेंट में क्या सीखा था, बताइए क्या सीखा था आपने? पहली बात तो देखिए, जो हमने चारों लिखा है यहाँ पे, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका साइज बड़ा है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलने का क्या मतलब है कि इनका साइज क्या है, लार्जर है, मतलब ये बड़े साइज में है। ये सब के सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो चार ही मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं आपको जिनकी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो चारों का नाम जो अभी आपने देखा, दैट इज पॉलीसैकेराइड, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। मैं पहले भी न्यूक्लिक एसिड करा सकती थी, बट टाइम बहुत बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, सब इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। पता नहीं बच्चे क्यों घबराते हैं चैप्टर से इतना। सब कुछ बहुत ही इजी तरीके से हम लोग करेंगे, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो जो लिखा हुआ है या जो मैं बोल रही हूँ, इंस्टेंटली उसमें से डाउट पूछ लेंगे। अब ये नहीं दूसरी दुनिया का क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से। मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स करा रही हूँ तो आप द लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर पूछ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सिलेबस को भी आपको भी ध्यान में रखना है। मैं तो खैर लगातार बोलती रहती हूँ जितने देर तक हम लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। चलिए, बहुत लेक्चर हो गया, अब लिखते हैं हम लोग। तो ये पॉलीसैकेराइड्स जो हैं, ये एक इम्पोर्टेंट मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्या है ये? मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड्स, पॉली, SACCHARIDES, सैकेराइड्स मीन्स शुगर होता है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, सैकेराइड मीन्स क्या होता है, शुगर होता है। पॉलीसैकेराइड्स आर इम्पोर्टेंट मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल की उपाधि सबको नहीं दी गई है, यही चार है बस, ये आपको याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट बात है। और इम्पोर्टेंट मैक्रो मॉलिक्यूल इन नेचर।
अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, बहुत ध्यान देना है। पहले तो 4 मैक्रोमोलिक्यूल है, पहले आप याद कर लीजिए। अब इसके बाद नहीं होना चाहिए कि हम भूल गए, याद नहीं आ रहा, वो नहीं। पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि यही 4 जो इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल हैं ये आपके नेचर में अवेलेबल हैं। सेकेंड थिंग, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार नीट के एग्जाम में कि जब हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करते हैं। तो ये एसिड में घुलेगा या नहीं घुलेगा? एसिड में सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? ठीक है, तो ये पॉलीसैकेराइड्स जो हैं, हैरानी की बात यहाँ पे ये है कि ये एसिड इनसॉल्युबल है। कैसे हैं ये? एसिड इनसॉल्युबल है ये। ठीक है, तो आगे हम लोग लिखते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स और एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल हमेशा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। क्या? एसिड इनसॉल्युबल, एसिड में नहीं घुलेगा ये। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, हमेशा याद रखना है कि क्या है, ये एसिड इनसॉल्युबल है। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया मैंने। पॉलीसैकेराइड्स आर एसिड इनसॉल्युबल। पेलेट, पेलेट का मतलब होता है कोई टुकड़ा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एसिड इनसॉल्युबल। अब दूसरी बात ये है कि जब मैक्रोमोलिक्यूल, पेलेट मतलब जैसे आपने टूथपेस्ट निकाला थोड़ा सा टूथब्रश के ऊपर, तो वो जो निकला वहां पे थोड़ा सा वो एक पेलेट के फॉर्म में हुआ, समझे? इस सेंस में आता है ये पेलेट। कई बार आपने देखा होगा ना, टैबलेट्स को भी कई बार पेलेट बोलते हैं, बोल देते हैं, मतलब उसी सेंस में आता है कि अगर आप इसके एक पीस को देख रहे हैं, आपने इसको उठा के, मतलब आपके पास पॉलीसैकेराइड है, आपके पास शुगर का कोई टुकड़ा है, आपने उसको उठा के क्या किया, डाल दिया एसिड के अंदर, तो नहीं घुलेगा। अब आया समझ में? अब ठीक है? हाँ। हाँ, तो ये क्या है? एसिड इनसॉल्युबल पेलेट है। ठीक है, दूसरी बात, अपना खुद का कॉमन सेंस लगाइए कि अगर मैं यहाँ पे बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये क्या है, पॉलीसैकेराइड है, पॉली लगा रही हूँ, जब हम इसके नाम में क्या लगा रहे हैं? पॉली लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? पॉली। जब हम खुद ही पॉली बोल रहे हैं इसको, तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ इसका मोनोमर होगा। इफ द पॉलीसैकेराइड इज द पॉलीमर, देन व्हाट इज द मोनोमर ऑफ दीज पॉलीसैकेराइड्स? तो इसका मोनोमर जो है वो शुगर हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं शुगर को, दैट इज C6H12O6। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स के जो मोनोमर्स हैं, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, शुगर मोनोमर्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। शुगर को तो बच्चा बच्चा पहचानता है, लेकिन आपको एक एरर बताऊंगी जो शुरू से आज तक ट्रेडिशनली हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, समझाऊंगी मैं आपको अभी, बट अभी लिख लेते हैं शुगर, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे इशारा किधर की तरफ किया जा रहा है सो समझिए। ब्रैकेट में ग्लूकोज भी डाल देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं कीजिए। ग्लूकोज तो जानता है बच्चा, बच्चा है ना, सबको पता है ग्लूकोज के बारे में। चलिए आगे देखिए, जब ये कैसे हैं, एसिड इनसॉल्युबल भी हैं और शुगर और ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है ना कि बहुत सारे यहाँ पे जब इनको हम देखना स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमने एक यूनिट को देखा, तो एक यूनिट क्या है? जैसे अगर हम एक पेंडेंट देख रहे हैं, ठीक है, एक मोतियों वाली जब हम माला देख रहे हैं, तो पेंडेंट के केस में क्या है, जो वहां पे 1 बीड है, दैट इज 1 ग्लूकोज। वो 1 बीड क्या है? 1 ग्लूकोज है। ठीक है, लेकिन अब ऑब्वियस है कि जब इसके सिवाय या इसके साथ साथ हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो जब आप 1 बीड और 1 बीड दो यूनिट को एक साथ ऐड करेंगे, तो आपके पास डाइसैकेराइड्स बनता है। क्या बनता है? डाइसैकेराइड बनता है। डाइसैकेराइड का मतलब है कि आपने एक ग्लूकोज को दूसरे ग्लूकोज के साथ जोड़ा है,
पॉलीसेकेराइड समझने के पहले बच्चों को डाइसेकेराइड समझना पड़ता है। मैं बहुत साधारण तरीके से समझाती हूँ, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लास में ही याद करा के रखूंगी आपको। चलिए, पहली चीज तो ये है कि जब हम डाइसेकेराइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डाइसेकेराइड। अब आप एक बात बताइए, हर एक बच्चे को पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? पता है सबको? ग्लूकोज का हाँ क्या मैम। फॉर्मूला लिखते हैं लोग? क्या लिखते हैं? C6H12O6। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं किसी बच्चे को, ये इसमें भी डाउट है? No, इसमें ma'am. तो कोई डाउट नहीं ना? इसमें मैम डाउट होगा तो कैसे काम चलेगा फिर, है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। अब देखिए, अब हम लोगों को समझना आसान। अगर आपको इतनी बात पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6 होगा। तो बहुत सारी, एक ही डायग्राम है बट इससे आपकी पूरी PhD में करा दूंगी। बहुत ध्यान से समझना है। बस आप नहीं ध्यान दीजिएगा तो मुझे तो लिखना नहीं आपके बदले एग्जाम में, बाकी तो रेस्ट तो आप पे डिपेंड करता है ना। चलिए, फटाफट समझते जाते हैं। जितना टेंशन साफ साफ तो दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, HD में दिख रहा है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। चलिए, अब देखिए, आपको जो शुगर शुगर जो सुनते आए ना बचपन से आज तक, ठीक है, एक्चुअली में जब हम लोग शुगर के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है, तो वो शुगर जो है सुक्रोज है। पहली चीज, आप जो बचपन से आज तक चीनी चीनी शुगर शुगर जो बोलते आ रहे हैं, एक्चुअली दैट इज सुक्रोज। याद रहेगा, हमेशा आपको ये याद रखना है कि बचपन से आज तक आप जो चीनी खाते आ रहे हैं, जैसे कैसे हम लोग टेबल सॉल्ट कहते हैं नमक को, तो NaCl लिखते हैं ना आप, एग्जैक्टली उसी तरीके से एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि कोई अगर आज के बाद से आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस सुक्रोज, तो इस सुक्रोज के फॉर्मूला के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो ये हो जाता है C12H22O11। इट बिकम्स C12 अच्छा गया कहाँ ये, मैं इसे सही लिख रहा है, C12H22O11। ठीक है, लिखने में तो नीचे करेंगे, आपको पता ही है केमिकल स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। सवाल ये उठता है कि और ग्लूकोज क्या है यहाँ पे। अब इसको जब आप ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम कोई सा भी दिख रहा है आपको, तो सब के सब यहाँ पे क्या है, चाहे हम ग्लूकोज की बात करें, चाहे हम फ्रक्टोज की बात करें, चाहे हम सुक्रोज की बात करें, तीन ही तो चीज है ना आपके पास। एक यहाँ पे क्या है, सुक्रोज है, तो सुक्रोज के सिवाय दूसरा आपने जो घर में आप चीनी खाते हैं दैट इज सुक्रोज, वो क्या है, सुक्रोज है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, आप दूध पीते हैं ना, मिल्क जो है, तो उसमें अगर आपने शुगर नहीं भी ऐड किया बहुत ज्यादा, अगर आप उसको बॉयल कर देते हैं ना, तो आप नोटिस करेंगे कि उसके अंदर एक मिठास होती है। नोटिस करा है आपने? दूध पीते वक्त चीनी ना भी डाले तो उसमें ना हाँ एक स्वीटनेस होती है, एक मिठास होती है उसमें। एक्चुअली वो लैक्टोज की वजह से होता है। अगर आपसे आज के बाद से कोई पूछता है कि वो मतलब इसको बोला ही जाता है मिल्क शुगर, याद रहेगा, ये तो वो कॉमन शुगर है जिसको आप खाते हैं घरों में, ठीक है। ये मिल्क शुगर है। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज 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 आपने बहुत सुना होगा बचपन से आज तक। लैक्टोज क्या है, ये मिल्क शुगर है, ठीक है। अब दूसरी बात, आपने रोटी ब्रेड कुछ भी अगर खाया होगा तो आप अगर उसमें भी अगर आप चीनी, ऐसा तो नहीं आटा गूंथते हैं तो उसमें चीनी डाल के बनाते, नहीं, नॉर्मली बनाते हैं आप। तो आपने नोटिस करा होगा कि लगातार जब आप उसको च्यू कर रहे हैं, चबाते चबाते एक टाइम ऐसा आता है कि हाँ उसका मैम। टेस्ट भी, हाँ मिठास होती है उसमें, होती है नहीं होती बताइए? होती है ना, उसमें भी क्या होती है, हाँ हाँ मैम। प्रॉपर मिठास, हाँ होती है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो माल्टोज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, माल्टोज की मैम वजह वो से। हमारे सलाइवा की वजह से होता है ना? नहीं, सलाइवा में ये माल्टोज जो है यही स्वीटनेस वहां पे कॉज, सलाइवा की वजह से कैसे हो जाएगा, समझे? वैसा मैम नहीं समझना है। maltose ब्रेन शुगर। फिर से बोलिए। मैम ये maltose जो है इसको ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। ग्रेन बोल रहे हैं, ग्रेन। मैम ब्रेन ब्रेन मतलब हम हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ऑप्टिमम अमाउंट में सारी ही चीजें चाहिए हम लोगों को, ठीक है।
माल्टोज तो खैर चाहिए, माल्टोज इज अ काइंड ऑफ, हम किसके काइंड में पढ़ रहे हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो चाहिए ही चाहिए। और कॉम्पोजिशन में कितना रिक्वायर्ड है हर कुछ वो तो देखा ही आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना है वो ये है कि आप अगर एक को पकड़ के देखते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया, पहले एक ही को पकड़ा, यहाँ पे इसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे पहले तो कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, C6H12O6। जब आप एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या है वो C6H12O6। अब आपने एक C6H12O6 के साथ आपने दूसरे C6H12O6 को जोड़ा है, पहले इतनी बात समझ आई। हाँ, स्ट्रक्चर वैरी करेगा सबका, चाहे हम अभी एक और डिटेलिंग में आपको करा देती हूँ अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है। ये तो रफ पेज लिया है, क्लीन डायग्राम हम लोग लाएंगे इससे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, सबसे पहले तीनों का जो स्ट्रक्चर है दैट इज ग्लूकोज, गैलेक्टोज, स्ट्रक्चर पहले ग्लूकोज गैलेक्टोज का ही देख लीजिए, फ्रक्टोज भी देख ही लीजिए, लगे आप बाय वन गेट वन फ्री हो जाएगा, बाकी खत्म। चलिए इसको उठाते हैं। कितना क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, अब आपको तुरंत समझ आएगा, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब अगर मैं एक बेसिक आपसे बात पूछूं तो क्या डिफरेंस है, बताइए क्या बोलना चाहेंगे, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या टर्म देना चाहेंगे, आप क्या बोलना चाहेंगे बताइए। सारे स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखिए तो तीनों के तीनों, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, तीनों का फॉर्मूला है C6H12O6। एक बात तो पहले ये दिमाग में बिठा लीजिए, तीनों का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। मैम ये सारे आइसोमर्स है। हाँ वेरी गुड, सब के सब क्या हैं, आइसोमर्स हैं। व्हाट इज आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का मतलब है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफर करेंगे लेकिन फॉर्मूला फॉर्मूला सेम का वो फॉलो करेंगे। बहुत हाँ, सारा सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता को शेयर करेंगे वो, ठीक है। तो चाहे हम ग्लूकोज की बात करें, चाहे फ्रक्टोज की बात करें, चाहे गैलेक्टोज की बात करें, ठीक है, सब क्या है, आइसोमर्स हैं, सब घूम घूम के जगह बदल रहे हैं। यहाँ हाइड्रोक्सिल यहाँ गया, यहाँ उड़ के यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट अभी जिस टॉपिक पे हैं उस पे मैं आपको पहले एक बार बेसिक समझा दूं, फिर हम लोग इसकी डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो फ्रक्टोज है और ये जो गैलेक्टोज है, तीनों का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो अब देखिए अब क्या बात है यहाँ पे, अगर आप एक ग्लूकोज के साथ दूसरे ग्लूकोज को ऐड करेंगे तो माल्टोज बनेगा, ठीक है। अगर आप ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज को ऐड करेंगे तो सुक्रोज बनेगा। अगर आप ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज को ऐड करेंगे तो लैक्टोज बनेगा। लैक्टोज। हाँ, और एक और उम्दा और अच्छी बात ये है कि जब हम सबको बना रहे हैं, हम सुक्रोज भी बना रहे हैं, लैक्टोज भी बना रहे हैं, माल्टोज भी बना रहे हैं, लेकिन तीनों के तीनों जो है यहाँ पे C12H22O11 के फॉर्मूला को ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और अगला क्वेश्चन है जो बच्चे पूछते हैं बार बार यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अगर हम ग्लूकोज में फर्स्ट ही केस सोचते हैं ना, ग्लूकोज में अगर हम फ्रक्टोज को ऐड कर रहे हैं, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। तो जब इसका भी फॉर्मूला है C6H12O6, इसका भी फॉर्मूला है C6H12O6, तो जब हम ऐड करेंगे, मैथ्स में कैसे ऊपर नीचे लिख के ऐड करते हैं, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा
यहाँ पे C12H24O12, यस और नो बताइए। यस मैम। Please, आएगा ना। लेकिन हम Yes. उसका स्ट्रक्चर हाँ। लिख रहे हैं C12H22O11, वाई? सोचिए। मैंने क्या बोला मैं फिर से बताती हूँ, कुछ बच्चों को हो सकता है समझ नहीं आएगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए। हाँ मैम, नहीं समझिए। समझ नहीं समझ आया, मैं लिखूंगी तो समझ आएगा। मुझे लग रहा है आप लोग जैसे साइलेंट है तो ये आपको समझ नहीं आया। देखिए मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक हमने लिखा C6H12O6, ठीक है। इसके साथ हम प्लस करने जा रहे हैं किस चीज को, इक्वल टू कहाँ से आ गया, ये रहा। इसके साथ हम सेम प्लस कर रहे हैं C6, ये इसको नीचे लिखती हूँ तब समझ आएगा। ऐसे कर दिया मैंने। इसके साथ हम ऐड करने जा रहे हैं C6H12O6, ठीक है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब हम सबको यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद मैथ्स के मुताबिक अगर हम मैथ्स के हिसाब से चलें तो हमें मिलना चाहिए C12H, C12 H24 and हाँ, O12। H24O12, यस और नो? यस तो वही मैं Yes, बार ma'am. बार क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जब मैथ्स के हिसाब से हम 6 को ऐड करेंगे, मतलब 6 और 6, इस 6 को इस 6 के साथ ऐड करेंगे तो 12 आएगा। इस 12 को इस 12 के साथ ऐड करेंगे तो 24 आएगा, मतलब 12 12 24 हो गया यहाँ पे, और 6 6 12 हो गया यहाँ पे। 6 और 6 को ऐड करेंगे तो 12 होगा, ठीक है। बट इट बिकम C12H22O11। इसका रीजन मैं पूछ रही हूँ, वाई? मैम H2O कम है। हाँ, वेरी गुड। आप जब देखेंगे यहाँ पे तो इसका फॉर्मूला हम लोग, राइट फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं C12H22O11, O के साथ हम लोग 11 लिखते हैं। तो जब इसको ध्यान से एनालाइज कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा H24 H2O नहीं है। H22, तो H2 माइनस हो गया, और O12 है यहाँ पे, O O एक 11 है। है, हाँ सर 12 है, और यहाँ पे 11 है, हाँ। तो यहाँ पे तो हमने H2O को माइनस कर दिया। तो एक आपने और नई बात क्या सीखी आज की क्लास में कि जब जब हम लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जो लिविंग सिस्टम में हो रहा है, तो हर जगह स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। वहां उस रिएक्शन में क्या होता है, पानी टूट के निकलता है वहां से, ठीक है। जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा C12H22O11। तो अगर कभी आज के बाद से देखें और ऑप्शन में हो तो कभी कंफ्यूज नहीं करना है कि अच्छा जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं C12H24 और O12 कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसका जब हम लोग राइट फॉर्मूला देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, C12H22O11, ठीक है। मैंने पूरा रीजन भी डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बोला था कि आपकी मास्टरी हो जाएगी इस चैप्टर में, मैम तो बहुत मतलब steps मैम हैं। है ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मैम C6H24 और O12 से एक H2O बाहर निकलते तो सक्रोज का फॉर्मूला देता है। बस बस, हाँ, बात बराबर है, जैसे याद करना है कीजिए, ठीक है। लेकिन अब गलती तो नहीं होगी ना कभी, है या नहीं? जैसे होता है कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ, तो कंफ्यूजन तो अब कभी नहीं होगा लाइफ में। मैंने आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि जो जोड़ के आ रहा है, जो ऐड करके आ रहा है, उसमें से आपको क्या करना है, एक H2O माइनस कर देना है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे किसके बारे में मैम बात करते हैं? हाँ बोलिए। मैम थोड़ा सा पॉलीसैकेराइड्स का केस दिखा दीजिए। फर्स्ट वाला, ये हाँ मैम बस। और करेंगे अभी, अभी तो इसको समझा ही रही हूँ मैं आपको। हो गया मैम, थैंक यू मैम। चलिए, हाँ बस। मैं उस समय नहीं था मैम, इसलिए अच्छा थोड़ा कोई सा बात नेट का प्रॉब्लम हो रहा था। नहीं। अच्छा ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सुक्रोज है, ठीक है। सुक्रोज भी हमने कैसे बनाया, हमने यहाँ पे किसको ऐड करा है, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज को। लैक्टोज हमने कैसे बनाया है, ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज को जोड़ा है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में जब जाऊंगी, अगर आपको ये याद नहीं रहा तब आपसे पूछूंगी क्यों याद नहीं है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में एक्चुअली डाइजेशन में होना क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हैं वो पहले ये डाइसेक्राइड में टूटेगा, सीधा थोड़ी मोनोसेक्राइड में टूट जाएगा।
सबसे पहले क्या होगा, वो डाइसैकराइड में टूटेगा। डाइसैकराइड में जब टूटेगा उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, तब जाके आप उसको मोनोसैकराइड्स में तोड़ेंगे। मतलब सुक्रोज रिलेटेड अगर आपने कोई चीज खाई है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तभी तो भर भर के वहां पे क्या होगा, ग्लूकोज तोड़ तोड़ के देता है आपकी। ग्लूकोज तो हर हालत में रिलीज होगा, ठीक है। तभी आपने देखा होगा जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, तो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं तो उनको क्या सलाह देते हैं, आप पीनट खाइए, आपको ज्यादा से ज्यादा मशरूम्स खाने हैं। रीजन क्या है, अब वो खाते हैं दिन रात रोटी चावल, कंप्लेन करेंगे हमारा डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता। भाई कैसे होगा कंट्रोल, तुम ऐसी चीज खा रहे हो जिसको टूटने के बाद ग्लूकोज ही देना है, तो कैसे कंट्रोल होगा। लॉजिक समझ आ रहा है आपको। डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं तो उनको हर वो चीज खाने को बोला जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रोटीन हो। रीजन, हाँ थोड़ा ये भी चाहिए बॉडी के मेटाबॉलिज्म के मेंटेनेंस के लिए, ये भी चाहिए, बट ज्यादा नहीं खाना है। इसका जो कंजम्पशन है वो आपको बट सिर्फ जितनी कैलोरी चाहिए उतना ही इसको खाने को बोला जाता है, छोटे छोटे बॉल के हिसाब से। बट ज्यादा से ज्यादा उनको डिपेंड किस चीज पे रहने को बोला जाता है, मशरूम्स खाइए, क्योंकि उसकी कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट को जब आप देखेंगे काफी कम होता है, लो कैलोरी होता है, उसमें पेट भी भर जाएगा और शुगर भी नहीं बढ़ेगा। बाकी तो अगर आप इसमें से कुछ भी खाइएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपकी बॉडी का, है ना। और ग्लूकोज टूट के जहाँ गया तो फिर तो प्रॉब्लम आनी आनी है, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन चाहे तो कम होगा या फिर होगा ही नहीं। डायबिटीज दो तरह का होता है, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट आपको कहानी के फॉर्म में समझ आ रहा होगा तो और अच्छा लग रहा होगा कि चलो ठीक है, मैं चैप्टर समझ रहा हूँ। तो हर हाल में हम लोग यहाँ पे ऐड क्या कर रहे हैं, मैं लिखने जा रही थी आगे पॉइंट्स, बट पॉइंट्स लिखने के पहले मैंने सोचा कि मैं आपको समझा दूं तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो हमने सबसे फर्स्ट केस में क्या किया है, हमने ऐड करा है C6H12O6 के साथ C6H12O6। सेकेंड केस में भी हमने क्या किया है, जोड़ा है C6H12O6 के साथ C6H12O6। थर्ड केस में भी हमने क्या किया है, अब तो मेरा मुंह दर्द कर गया बोलते बोलते, C6H12O6 के साथ हमने ऐड किया C6H12O6, ठीक है। अब दोबारा रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है मुझे, तीनों का सेम फॉर्मूला होगा, सुक्रोज का भी, लैक्टोज का भी, माल्टोज का भी, ठीक है। 50 बार बोल दिया मैंने, याद हो गया सबको, याद हुआ, लिखिए आप हमारे आगे, ठीक है। हाँ मैम। देखिए, हाँ, अब एक यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम लोग यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि जो मोनोसैकराइड्स हैं, ठीक है, तो मोनोसैकराइड्स जो है यहाँ पे, और जैसे हमने तोड़ा तो एक और चीज है यहाँ पे, हम ऐसे, मैं यहाँ ऊपर ही लिख देती हूँ। एक और बात, ये पेज कहाँ गया, वो ये रहा, हाँ ये रहा। एक और चीज है कि ये सब के सब मोनोसैकराइड्स हैं, ये चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, सबके सब क्या है, इनका तो मोनोसैकराइड। फॉर्मूला तो वही है कि एक ही होने वाला है। बिल्कुल, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर वेरी करेगा। स्ट्रक्चर भी कैसा वेरी करेगा, सब जगह बदल लेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है, ठीक है, तो 40 स्टूडेंट्स को जब मैं बिठा रही हूँ तो कभी कोई बच्चा लास्ट डेस्क पे जा रहा है, कभी कोई फर्स्ट डेस्क पे जा रहा है, किसी बच्चे का नाम तो नहीं बदलना। मैम बात सब समझ में आ रही है। 6 का क्लोज चेन है, उसमें सिर्फ 5 का है फ्रक्टोज में। मतलब फ्रक्टोज में सिर्फ 5 कार्बन्स का क्लोज चेन है, देखिए, और बाकी दोनों में 6 कार्बन्स का क्लोज चेन है। हाँ तो उसमें कार्बन का पोजीशन कहाँ से बढ़ेगा, ऊपर देखिए, ये रहा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें इसने कर दिया ना हाँ मेंटेन। हाँ मैम, 2 कार्बन है इधर। हाँ, तो फॉर्मूला सेम है सबके सब, क्या है यहाँ पे, बस आपको इतना याद रखना है कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं ये, आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये आपको याद रहेगा कि ये सब के सब क्या है, मोनोसैकराइड्स हैं। तो हम लोग अब लिख सकते हैं, पॉइंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बेसिस पे अब हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, मोनोसैकराइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक। चाहे तो अब तो आप सीख गए होंगे, चाहे आपको पॉलीसैकराइड्स बोलना है या आपको क्या बोलना है, कार्बोहाइड्रेट्स बोलना है।
चलिए हो गया ये। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, इंसुलिन को इनोलिन से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे, एक पहले मैं लाइन लिख देती हूँ, उसके बाद मैं समझाती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए, अगर हम ग्लूकोज, पहले हमने जो इनके मोनोसेक्राइड्स देखे तो स्ट्रक्चर यहाँ पे किस किस का सेम, मतलब जो जनरल फॉर्मूला है या फॉर्मूला है वो किस किस का सिमिलर हो रहा था, ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का, फ्रक्टोज का। मैम फिर लास्ट आपने वाला पॉइंट ग्लूकोज, एक बार दिखाएंगे? हाँ अभी शो कर देती हूँ। जब हमने ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज को ऐड किया तो क्या बना, फटाफट आंसर दीजिए। ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज को ऐड करेंगे क्या बनेगा? लैक्टोज, मेल्टोज। सॉरी मेल्टोज। हाँ माल्टोज बनेगा, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज को ऐड करेंगे तो सुक्रोज। ठीक हम है, वेरी ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज को ऐड करेंगे तो सक्रोज होगा। हाँ। अब ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज ऐड करेंगे तो लैक्टोज। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो बना यहाँ पे, जो आपने अभी तुरंत आंसर किया, आपने जो मुझे बताया अभी कि जब हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में ऐड करेंगे तो सुक्रोज बनेगा, जब हम गैलेक्टोज को ग्लूकोज में ऐड करेंगे तो लैक्टोज बनेगा, जब हम ग्लूकोज में ग्लूकोज को ऐड करेंगे तो माल्टोज बनेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का जब हम लॉन्ग चेन बना देंगे पकड़ के, मतलब इतना लॉन्ग चेन कि वो एक ह्यूज स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, तो वो स्टार्च फॉर्मेशन करेगा। देखिए मैं शो कर देती हूँ आपको, एक पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे थे उसके पहले मैं स्टॉप हो गई, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ये जो फ्रक्टोज है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रक्टोज डिफर्स इन स्ट्रक्चर फ्रॉम ग्लूकोज, आइसोमर है स्ट्रक्चर तो वेरी कर रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट क्या लिखने वाले हैं सोच समझिए ध्यान से। देखिए ये जो है, पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्च इज द होमोपॉलीमर, एक वर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, मैं समझा रही हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, होमोपॉलीमर ऑफ, अंडरलाइन कर लेते हैं हम लोग, होमोपॉलीमर, ठीक है। ऑफ ग्लूकोज, किसका होमोपॉलीमर है ये? ग्लूकोज का है। ये इतना क्यों अंडरलाइन चल रहा है? अच्छा मैं हटाना बोल रही हूँ इसलिए क्या, होमोपॉलीमर को ही करना था, बता देती हूँ, चला ही जा रहा है। ऑफ ग्लूकोज, याद रहेगा ये किसका होमोपॉलीमर है? हाँ मुझे आपको सिखाना था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोपॉलीमर, ठीक है। अब मैंने एक काम किया, मैंने एक मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, एक इमेज के थ्रू समझाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। मैं तो डीएनए ही निकाल दिया। अब जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, समझाने के लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, सारे बच्चों को क्या दिख रहा है यहाँ पे? मैम ज्वेलरी है। हाँ ठीक है, और क्या दिख रहा है? और क्या दिख रहा है? कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू किसी बच्चे को दिख रहा है, बताइए।
Ma'am, they are arranged in alternate forms. अच्छा, ऑल्टरनेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस Yes. करेंगे कि जो ये एक बीट है ये दूसरे से डिफर कर रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ मैम। Yes, ये ma'am. है मतलब भाई कलर भी डिफर कर रहा है, ये ऑरेंज है, ये वाइट है, ये गोल्डन है, कभी कहीं कोई प्रेजेंट है, कभी कहीं कोई प्रेजेंट है। अगर हम इन सब को अलग अलग केमिकल मान लें, मतलब अब अलग अलग हम इन सबको मॉलिक्यूल मान लें, ठीक है। सपोज कर रहे हैं कोई यहाँ पे ग्लूकोज है, कोई फ्रक्टोज है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ठीक है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स के ऐड होने से कोई पॉलीमर बनता है तो हम उसको हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब अगर हम यहाँ पे ऐसा करें कि जितने भी बीड आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं सबको एक जैसा हम कर दे तो सबको वाइट कर दें, मुझे तो यही दिखा, होमोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर ही दिखा मुझे तो। एक होमोपॉलीमर वाला एग्जांपल दिखती है या नहीं? वैसा तो मुझे कोई दिखा नहीं, यही स्ट्रक्चर दिखा मुझे, ठीक है, तो मैंने इसी को उठा लिया। अगर हम होमोपॉलीमर में मैम सभी सेम होने वाले। हाँ सब एक जैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसमें तो पूरा ही ज्वेलरी डिजाइन निकालना स्टार्ट कर दिया, मुझे नहीं चाहिए इसमें से कुछ। चलिए हम लोग वापस चलते, समझ तो आया ना? Ma'am, maltose is homopolymer. नहीं देखिए, माल्टोज की जब हम बात करेंगे वहां पे ये हम किसके सेंस में पढ़ाई कर रहे हैं? पॉलीसेक्राइड के सेंस में, ठीक है। हाँ, अगर आप डाइसेक्राइड के फॉर्म में पढ़ना चाह रहे हैं तो बेशक बिल्कुल हम लोग बोलेंगे कि वो क्या हो जाएगा, होमो, बट पॉलीमर तो है ही नहीं, वो डाइसेक्राइड है। क्या है? डाइसेक्राइड है। तो हमने यहाँ पे किसकी बात करी है? हमने यहाँ पे बात करी है स्टार्च की। इसको मैं हटा देती हूँ, पता चला ये भी चला गया आपके। तो नहीं, इसको नहीं, गलती से मैं दूसरा पेज हटा दी थी, इसको हटाती हूँ, ये भी चला जाएगा। तो जो बच्चे क्लास में नहीं है, इस क्लास में सोचेंगे ज्वेलरी कहाँ से आ गया बीच में। चलिए, हाँ, तो होमोपॉलीमर है तो आपको स्टार्च का स्ट्रक्चर भी शो कर देती हूँ मैं, हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका स्टार्च स्ट्रक्चर। बहुत सुना है आपने बचपन से आज तक स्टार्च, है या नहीं? कहाँ कहाँ सुना है Yes. बताइए तो, कहाँ कहाँ सुना है? मैम प्लांट में फूड जब स्टोर होता है तो उसको स्टार्च ठीक कहते है, हैं। वेरी गुड। हाँ, ये तो स्टार्च ही दिखाना स्टार्ट कर दिया इसमें। मतलब आप समझिए एक जैसे दिखने वाले जितने भी ग्लूकोज हैं पकड़ के चेन बना दिया उसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्टार्च हो गया। मतलब तीन से ज्यादा हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड कर दिया, इट बिकम्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च हो गया। हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं जो हमने वहाँ पे पॉइंट लिखा था। Starch is the homopolymer of glucose. अब एक नोट पेज करके फटाफट मैं आपको लिख देती हूँ होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर, ठीक है। बस आपको लाइन आपने लिख रखा है, आपको उतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपने ऐड ही कर रखा है, ठीक है। तो स्टार्च इज द होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? स्टार्च तो बन गया, किसका बन गया? ग्लूकोज का बन गया। तो एक, हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है होमोपॉलीमर तो एक नोट का पेज लेते हैं हम लोग। चलिए बताओ, ऐसे तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। चलिए नोट करके मैं लिख देती हूँ। मतलब इस चैप्टर से कंसर्न्ड नहीं है, लेकिन कंसर्न्ड है भी अगर समझे आप दोनों तरीके से, ठीक है। चलिए, पहला होमोपॉलीमर, पॉलीमर which is polymer which is formed from same monomers। देन हम लोग आते हैं हेट्रोपॉलीमर पे।
ठीक है, क्या लिखूं इसमें? पॉलीमर which is formed from different types of monomers डिफरेंट मोनोमर्स। या डिफरेंट, बस सेम की जगह डिफरेंट करना है, समझ ही रहे हैं आप लोग, है ना। The polymer which is formed from different monomers from different monomers, भी और भी बहुत कुछ आएगा। चलिए, ये रहा आपका होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर। इसमें वैसी कोई स्पेशलिटी है नहीं, केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो मैंने आपको करा दिया, अभी छोटा सा टॉपिक है, आपको जगह जगह सुनने को मिलता है, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर, तो आपको मैंने क्लियर करा दिया। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। तो आपने अभी भी देखा कि स्टार्च जो है वो होमोपॉलीमर किसका है? ग्लूकोज का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आता है हमारे पास, हम लोग उसको नॉट इंसुलिन, इनोलिन कहते हैं। हम लोग उसको क्या कहते हैं? इनोलिन कहते हैं। ठीक है, तो इनोलिन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे हैरानी की बात यह है, पहले स्ट्रक्चर दिखा के याद दिलाती हूँ आपको। अब आप इस फ्रक्टोज को पहचान गए ना, ये फ्रक्टोज, ये वही मैम इनोलिन क्या होता है? क्या, वही बता रही हूँ आपको। ये फ्रक्टोज दिख रहा है आपको? ठीक है, यस तो जब, क्योंकि द स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज डिफर फ्रॉम ईच अदर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे देखिए फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज जो है, जो क्या है यहाँ पे, ये फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज को पकड़ के जब हम चेन बनाते हैं तो इनोलिन बनता है। क्या बनता है? इनोलिन बनता है। तो यहाँ तो हमने स्टार्च वाला तो लिख ही लिया है, तो इसी के ही, और इस यहाँ पे इससे कंसर्न था तो इसको नोट वाले को रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग ऐड कर लेते हैं इनोलिन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पॉइंट इनोलिन, INULIN। एस मिसिंग है, सिर्फ गलती से एस नहीं लगा देना है इसमें। ठीक है, एक्चुअली में ये इनोलिन ही है। ठीक है, तो इनोलिन के बारे में आपको क्या लिखना है कि इनोलिन इज द पॉलीमर ऑफ, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया क्वेश्चन। इनोलिन इज द पॉलीमर ऑफ fructose, इनोलिन इज द पॉलीमर ऑफ fructose। ठीक है, अब इनोलिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इनोलिन का मोनोमर क्या हो गया फिर? इनोलिन का मोनोमर क्या हो गया फिर? उल्टा कर दीजिए इसको, है ना। हाँ, फ्रक्टोज। इनोलिन स्ट्रक्चर हो गया। साथ ही साथ मैम ये स्ट्रक्चर भी याद रखना है मैम? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। 12th में जब जाइएगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब याद करना पड़ेगा, अभी नहीं। और ये बनाने का एक ट्रिक होता है। ठीक है, वो हम लोग करेंगे डिस्कशन बाद में, अभी नहीं। 12th में भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स नाम का एक चैप्टर ही है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे सब कुछ सीखेंगे, कैसे चेन बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा, उतना टेंशन नहीं लेना। इतना तो याद हुआ ना कि इनोलिन जो है वो पॉलीमर फ्रक्टोज का है, याद हुआ ना, बस इतना इतना याद रखना है अभी तक के लिए। हाँ, जो स्ट्रक्चर आपको याद करना है वो भी मैं बताऊंगी आपको, तो वो मैं बोलूंगी 10 बार, और याद करना है क्या, मैं याद कराऊंगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होगा उसको मैं याद कराऊंगी आपको। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, तो आपने एक कंक्लूजन निकाला यहाँ पे, या फिर हम मोरल ऑफ द स्टोरी ये समझ सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या क्या देखा। जहाँ पे स्टार्च मैंने लिखा ना होमोपॉलीमर हेट्रोपॉलीमर,
इसके पहले वाले पेज पे डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ इसके बाद में डाल देते हैं। आप जो यहाँ पे देख रहे थे, आपने स्टार्च का भी नाम सुना है, आपने ग्लाइकोजन का भी नाम सुना और आपने सेलुलोज का भी नाम सुना है ना सबने? यस मैम। सबने सुना होगा। सब के सब क्या हैं? ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं। पहला मैंने आपको बोला स्टार्च, दूसरा मैंने आपको बोला ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, और थर्ड मैंने आपको बोला सेलुलोज। आर द polymers of glucose और किसके पॉलीमर है? ये सब के सब ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक एक पॉइंट सबके बारे में लिख के फिर हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चन पे करते हैं। बस लिखिए स्टार्च, फूड, ऐसे कर लीजिए, प्लांट्स और अब इसके पास जो एक्स्ट्रा रिमेनिंग जो फूड होगा वो क्या करेगा ये? अब आप ही के पास एक्स्ट्रा, किसी के पास मनी हो जाए, बहुत पैसे हो जाए, बहुत धन हो जाए, तो क्या होगा? आप उसको क्या कीजिएगा? स्टोर करना स्टार्ट कीजिएगा। भाई बोलिएगा भाई अच्छा है, जितना ज्यादा ज्यादा बैंक बैलेंस होगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये जो स्टार्च है, तो इसके फॉर्म में प्लांट जो पूरा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो वो अपने फूड को इसके फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट कौन बचा? नेक्स्ट टर्न है यहाँ पे ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन बहुत अच्छे से जानते हैं आप, रिजर्व फूड इन एनिमल्स। आपकी बॉडी का ही रिजर्व फूड कौन है? ग्लाइकोजन है, रिजर्व Yes, फूड इन एनिमल्स, ठीक है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं, बचा कौन? सेलुलोज। क्या बोलना चाहेंगे सेलुलोज के बारे में? खूब पढ़ा है आपने बचपन से। The cell wall of plant is made of the cell wall, monomer of cell wall of plants is cellulose. the cell wall of plants is made up of बनेगा ये सेलुलोज। चलिए ये छोटा सा था पॉलीसेकेराइड्स, तभी मैंने आपको क्या किया, आज की क्लास में पॉलीसेकेराइड्स किया है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो होगा हम लोग टच फिनिशिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। चलिए मैम सेलुलोज इज मैं मतलब कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड्स भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी का दूसरा नाम है। जैसे आप मैम पानी को बोलते हो ना, जल नीर सब पानी को ही बोलते हैं, वैसे। हाँ बोलिए। मैम सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड होगा कि प्लांट वर्ल्ड होगा? पहले बोलने के पहले सोचिए। मैम ये तो सेलुलोज तो प्लांट्स में मिलता है, पर ये तो फिर हाँ। एनिमल्स में सकता है। तो आप खुद ही तो बोल रहे हैं, कंफ्यूज कर गए नहीं? हाँ मैम। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, बीच वाले ब्लैंक पेजेस हटा देते हैं। चलिए अब आया, आज तो नहीं लिखो ना आंसर, लिख लेंगे ना आंसर खुद से कि लिखना पड़ेगा?
असाइनमेंट क्वेश्चन का आंसर तो लिख लेंगे ना आप? मैम लिख लेंगे। हाँ मैम लिख देंगे। चलिए 2-3 क्लासेस से तो मैंने लिख दिया था, लेकिन फिर आपकी आदत खराब हो जाएगी इससे, है ना? फिर आप बोलिएगा अच्छा कोई बात नहीं, हमें क्या करने की जरूरत है, तो बता ही रही हूँ आपके साथ। चलिए आंसर तो वैसे भी आप देते रहते हैं, फटाफट याद हो जाता है आपको। ये पता नहीं कहाँ चला जाता, कभी कभी तो ये अपने मन से ही मेरा लैपटॉप काम करता है अपने आप। मैं कुछ करती हूँ, ये कुछ करता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सारे 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है। मेंशन द मोनोमर ऑफ लिनोलीन, क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज। मैम आंसर फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। ठीक है, वेरी गुड। फ्रक्टोज। दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, छोटा सा एक लाइन का टेबल बना लीजिए। हेट्रोपॉलीमर, ये उधर जा रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। हेट्रोपॉलीमर, देन mention components of lactose, क्या लिखेंगे? मैम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। ग्लूकोज हाँ प्लस गैलेक्टोज। हाँ ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, नेम द, आंसर सेम होगा, नेम द, सेम मतलब क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। अब नेम द मिल्क शुगर, अब क्या लिखेंगे? लैक्टोज मैम लिख देंगे। लैक्टोज। हाँ लैक्टोज। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्लांट सेल वॉल, अब क्या लिखेंगे? सेलुलोज। 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 ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चों को नींद तो नहीं आ रही कहीं? रात ज्यादा हो गई तो 2 ही बच्चों की आवाज आ रही है बस। चलिए नेक्स्ट लिखिए। मेंशन मोनोमर ऑफ ग्लाइकोजन, क्या लिखेंगे? ग्लूकोज। 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 चलिए टाइम कहाँ है इसमें? नेक्स्ट, अब फिर ये क्वेश्चन आंसर बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है? एनिमल, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। क्वेश्चन आंसर बन गया, ठीक। एक लिखिए। What is the monomer of starch? Glucose ग्लूकोज। 9। यहाँ तो दिखेगा ही नहीं, पहले थोड़ा आगे कर देती हूँ, फिर उसको बैक कर दूँगी। मैं यहाँ समझिए, यहाँ लिख रही हूँ ताकि दिखेगा आपको, है ना? एक ही पेज पे आ जाएगा सब। ये अभी इधर जाता ही नहीं, पता नहीं इसको क्या दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं। Give examples of disaccharides, समझ आया क्वेश्चन?
यस क्वेश्चन आया समझ में? क्या मैम, क्या लिखना है? लैक्टोज माइक्रो एंड फ्रुक्टोज। वेरी गुड, समझ आया सबको, है ना? इसमें आपको लिखना है जो मैंने आपको तीनों सिखाया है। सुक्रोज, फ्रक्टोज हाँ एंड हाँ, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। हाँ मैम। अरे लिख लीजिए, सॉरी कर सकते हैं। मैम, कंपोनेंट्स लिखना पड़ेगा? नहीं, बस एग्जांपल पूछा मैंने, ठीक है? वो तो आप लिख ही लीजिएगा। वैसे कैसे लिखिएगा अभी बताती हूँ, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, राइट? कुछ चीज़ें रिमेनिंग है जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन पॉलीसैकेराइड्स। एग्जाम के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? पॉलीसैकेराइड्स, ये हम लोग ये जो मैंने इधर करा था ना, इसको मैं कर देती हूँ। देखिए मैं काम कर रही हूँ इसको। हाँ मैम लिख ली। चलिए लिख लिया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। मैम, 8 नंबर का ग्लूकोज होगा तो? बिल्कुल, सब जो फर्स्ट नंबर है ना, इनुलिन का फ्रक्टोज होगा, ठीक है? और कोई डाउट किसी को? एक बार रुक के रिपीट कर देती हूँ, फटाफट मैं बोल देती हूँ क्वेश्चन का आंसर फिर से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द मोनोमर ऑफ इनुलिन। इनुलिन का जो मोनोमर है वो क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है? डिफरेंशिएट बिटवीन होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिमिलर, और सिमिलर भी नहीं बोलेंगे, फ्रॉम सेम मोनोमर। हेट्रोपॉलीमर is formed from different monomers. Third question is mention components of lactose, glucose plus galactose. Name the milk sugar, lactose. What is the nature of plant cell wall? It is made up of cellulose. Mention monomer of glycogen, glucose. Mention reserve food in animals, glycogen. What is the monomer of starch, glucose. Give examples of disaccharides. इसमें वापस हम लोग लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है? मेल्टोज। हाँ, माल्टोज सब हम लोग लिख लेंगे इसमें। और 10वां क्वेश्चन मैंने आपको दिखा, मतलब लिखा है, राइट डिटेल नोट ऑन पॉलीसैकेराइड। खुद से लिख के 10, सिर्फ 10, क्योंकि 5 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन आता नहीं बायो में। सिर्फ मिनिमम, जैसे मैंने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक असाइनमेंट क्वेश्चन लिखा है, ठीक उसी तरीके से आपको नोट्स में भी, मतलब नोट्स प्लस जो एग्जाम में आप क्वेश्चन आंसर करते हो उसमें आपको इसी फॉर्मेट में करना पड़ेगा। जितने पॉइंट है उसको स्प्लिट करके, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन की मार्किंग स्कीम क्या है? यू हैव टू प्रोवाइड हाफ मार्क्स टू अ स्टूडेंट फॉर 1 पॉइंट। आपको 1 पॉइंट के लिए हाफ ही मार्क्स मिलना है, तो ज्यादा जान देने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ आपको टू द पॉइंट क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। समझ आया सबको? समझ आया सबको? यस मैम। है ना? तो वैसे करके सिर्फ आपको जो एक्यूरेट और एग्जैक्ट है ना, वो आपको सिर्फ क्या करने हैं वहां पे 10 पॉइंट्स लिखने, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलिए लीव करूं मैं? मैम, हाँ बोलिए। मैम प्लांट किंगडम से डाउट था, पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। मैम, प्लांट व्हाट इज? किंगडम थर्ड चैप्टर से, हाँ मैम, यस मैम। तो उसको अच्छा पूछ लीजिए, पूछिए पूछिए। मैम, सिलेबस में है तो इसीलिए। हाँ बोलिए ना। मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीड हैबिट? देखिए, एक जब आप पढ़ते हैं सीड हैबिट, तो वहां पे एक स्टेटमेंट, एक लाइन आपने देखी होगी, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, है ना? यही है ना लाइन लिखा वहां पे, पॉइंट है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। देखिए, क्योंकि ये इनिशियल प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो वहां पे क्या होता है, पहली बार जब कोई फ्यूजन करेगा, तो फ्यूज करने के बाद ऑब्वियस है कि जायगोट बनेगा, ठीक है? और जायगोट आगे जाके फर्दर डेवलपमेंट करेगा, तो फर्दर डेवलपमेंट जब करेगा तभी प्लांट बनेगा। तो जिसकी वजह से प्रिकर्सर मतलब होता है शुरुआत करने वाला। जैसे हम लोग वाटर को कहते हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हम लोग वाटर को कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ लाइफ, वैसे ही हम लोग यहाँ पे उसको कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। अब आया समझ में? यस जो मैम। प्लांट वर्ल्ड की या उस प्लांट को बनाने की शुरुआत करेगा,
और प्लांट्स किससे बनता है? तो सीड से बनता है। किससे बनता है? सीड से बनता है। ठीक है। ओके। और कुछ? और कोई डाउट किसी को लीव करूं मैं? थैंक यू मैम। चलिए थैंक यू मैम, बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।